क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं, मुझे ये ना बहुत ही प्यारा चैप्टर लगता है क्लास 10th का। इसकी वेटेज 7 मार्क्स है इस बारी, अच्छी खासी वेटेज है, लेकिन उसके हिसाब से चैप्टर इज एक्चुअली प्रीटी इजी। लेकिन जब मैं उसको इजी कहती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन क्लास 8th में स्टार्ट कर देते हैं, 9th में कराते हैं और फिर 10th में इस चैप्टर में आती है, राइट। यस, आई अग्री कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, नेचर ऑफ रूट्स आती है, बट जो न्यू कंसेप्ट्स हैं दैट आर रिलेटिवली वेरी इजी इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर्स। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक प्यारा चैप्टर बन जाता है, इजियर टू डू चैप्टर बनता है, जो बच्चे जनरली अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सारे कंसेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है, एंड वी ऑल्सो नीड टू रिवाइज all the important questions in order actually to strike off this chapter from the list. तो hi everyone, welcome back to Studies Nest, और आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहाँ पे हम सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी। बिकॉज इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दैट यू विल सी इन दिस वीडियो आगे आगे। बिकॉज जहाँ भी मैंने PYQs इंक्लूड किए ना, वहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी का है या फिर एग्जाम्पलर का है, और उसी तरह से इस वीडियो में एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्लियर द कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है रूट्स। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नॉर्मल सी इक्वेशन है, ax² + bx + c, लेकिन जब हम उस इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज क्वाइट एन ओवरलैपिंग कंसेप्ट विद पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पॉलिनोमियल्स का मतलब है हम उस x की वैल्यू को 0 बोलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसी x की वैल्यू को हम रूट बोलते हैं। तो दैट एक्चुअली क्लैरिफाइज कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बहुत डिस्टिंग्विशेबल है ये दोनों वर्ड्स। अगर हम बात कर रहे हैं जीरोस की, इट बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल्स, हमें अल्फा बीटा वाले कंसेप्ट्स लगाने हैं। लेकिन वहीं पे अगर रूट्स मेंशन कर दिया गया, यू नीड टू फैक्टराइज और यू नीड टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर नेचर ऑफ द रूट्स, राइट। अब अगर हम डेफिनेशन देखें, रूट्स मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट कैन सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब उस एक्स की जो रूट है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो सेटिस्फाई करे, सेटिस्फैक्शन का मतलब वहाँ पे वो इसको सॉल्व करके 0 दे दे हमें, then that value is actually the root of that equation. I'll take an example and explain it better. See, अब यहाँ पे अगर मेरे पास एग्जाम्पल है x² - 5x + 6, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक 2 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्या मिल गया? 4 - 10 + 6, 4 और 6 ऐड हो गए 10, तो ये मिल गया 10 - 10 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0। तो हमने 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसका मतलब 2 is a root of this quadratic equation. अब यहीं पे अगर मैं -2 डाल दूं, it is not going to be 0. That means -2 is not a root of this quadratic equation. अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म always is ax² + bx + c where a can't be 0. b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 0 हो गया, x² खत्म हो जाएगा, और x² के खत्म होते ही आपके पास सिर्फ bx + c बचता है, एंड दैट मेक्स इट लीनियर। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए x² का होना जरूरी है, और x² का मतलब वहां पे a की वैल्यू होनी जरूरी है। इट कुड बी 1, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। ओके, नाउ द नंबर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक है, नंबर ऑफ रूट्स, ये चीज हमें पॉलिनोमियल्स में भी बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है कि डिग्री of a polynomial is always equals to the number of roots। और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो डिग्री क्या है? 2, and that is the number of roots, ये भी 2 है। ओके, now the next thing is methods of finding roots। यहाँ पे 2 तरह के मेथड्स चलते हैं, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी भी कोई क्वेश्चन आपको ये नहीं कहता कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फैक्टराइजेशन या फिर सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन आपको कह देगा फैक्टराइज या फिर
वर्ड इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो इक्वेशन बनाओगे उसकी वैल्यू निकालनी है, एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन कि आपको फैक्टराइज करना है या आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। कोई भी इसमें कभी भी ये मेंशन नहीं होता। फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू वेज टू फैक्टराइज, ईदर यूजिंग ऑल द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास 8th और 9th में कराई गई हैं, या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और एक जो नया मेथड है इस साल जो इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर फॉर अस टू बी एनेबल टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये ए बी सी क्या है? ए बी सी आर नथिंग बट व्हाट वी हैव रिटन ऑन टॉप, ए बी सी। तो ए हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट है, एंड सी हमेशा कांस्टेंट है। दे आर ऑलवेज फिक्स्ड अनलेस कि क्वेश्चन में चीजें इधर उधर करके दे दी जाए। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज सेम। ये हमेशा सेम होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता। ओके, नाउ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने बीच में एक एक्सप्रेशन लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स विद द नेचर ऑफ द रूट, मतलब वो रूट किस तरह का है उसकी नेचर में भेदभाव करता है, इसीलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है। राइट, ज्यादा हिंदी होगी थोड़ी सी। ओके, d is greater than 0। d is greater than 0 का मतलब the nature of the root over here, roots are real and unequal। जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 नहीं है बट एनी पॉजिटिव वैल्यू, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और यहीं पे जब सेकंड केस में हमारा d 0 हो गया, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया। इस केस में हमारे रूट्स इक्वल हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली रियल तो है ही है। ओके, रियल ग्रेटर देन 0 में भी है, इक्वल्स टू 0 में भी है। सिर्फ d लेस देन 0 के अंदर रूट्स अनरियल होते हैं। रूट्स आर अनरियल। अनरियल यहां पे और वर्ड्स भी दो एग्जिस्ट करते हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ये अनरियल कैसे हो जाता है? द रीजन बीइंग, कमिंग बैक टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां पे अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दूं, एक स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू, नहीं सीखा हम लोगों ने उसका स्क्वायर रूट निकालना, ड्यू टू विच इट इज अनरियल। इट इज नॉट कि हमने नहीं सीखा इसलिए अनरियल है, बट वो होता ही अनरियल है। बिकॉज कभी भी जब हम एक नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, वो पॉजिटिव 1 देता है, या फिर एक पॉजिटिव 1 को पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब अ परफेक्ट स्क्वायर इज सपोज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। इफ इट इज नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ड्यू टू विच इट इज अनरियल। ओके, तो ये थे हमारे नेचर ऑफ रूट्स। इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट की बात करें, सिर्फ यही चीजें हैं। टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, टॉकिंग अबाउट फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ रूट्स। So now we are going to start with the questions, and the questions are going to be belonging to old and new NCERT both। वहां पे मैंने क्वेश्चन के आगे, हर क्वेश्चन के आगे लिखा है, देखो जो नई NCERT के हैं, दे आर एब्सोल्युटली जस्ट लाइक दैट, बट जब जब ओल्ड NCERT के क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी हाईलाइटिंग दैट। गाइस, डू प्रैक्टिस देम। Now starting with the first question, I have picked up example 5। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया है और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी होते हैं व्हेनेवर दे हैव गॉट सम रूट इन बिटवीन, चाहे मिडिल टर्म के अंदर रूट हो या फिर फर्स्ट या लास्ट टर्म के अंदर रूट हो, दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब जब मिडिल टर्म के अंदर रूट होता है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव अस 6। ठीक, एक 6 मिल गया हमें। अब अगर हम मिडिल टर्म को देखें, इट हैज गॉट 2 रूट 6। प्रोडक्ट में 6 मिला हमें। सो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर
माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू। देखो अब यहाँ पे एक चीज को समझो बेटा, यहाँ पे हम जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हमें मिलेगा सॉरी हमें मिलेगा माइनस टू रूट सिक्स, राइट। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट सिक्स इंटू माइनस रूट सिक्स, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स सिर्फ सिक्स बन जाएगा, और वही तो प्रोडक्ट से चाहिए था हमें, राइट। दैट मीन्स जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। जब मिडल में रूट टू हो तो आपकी मिडल वाली दोनों टर्म्स के अंदर रूट आएगा ही आएगा, एंड दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इस चीज के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक टैग है डिस्क्रिप्शन के अंदर। फाइन, बहुत सारे रूट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उस वीडियो में सब मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, स्प्लिटिंग कर रहे हैं आफ्टर ऑल हम, तो यहाँ पे ग्रुपिंग करके मुझे क्या कॉमन मिलता है, आई गेट थ्री का मतलब होता है, सी वी हैव ओवर हियर थ्री, हाँ हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, सो आई एम लेफ्ट विथ 3x माइनस रूट सिक्स। अब यहां पे मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पे अगर मैं इस तरह से देखो, पहले ग्रुप में मैंने लिख दिया थ्री कॉमन, और पहले ग्रुप में मैंने सिर्फ x कॉमन लिखा, राइट, तो 3x माइनस रूट सिक्स छोड़ दिया। लेकिन थ्री का मतलब होता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और रूट सिक्स का मतलब होता है, जस्ट अ मोमेंट, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, रूट सिक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट टू। अब इसी तरह से टू बाद में आ रहा है वो, उसको भी मैं यहीं पे समझा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो रूट टू इंटू रूट टू। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे देखो थ्री और रूट सिक्स है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर ये कॉमन था, बाद वाले में रूट सिक्स और टू है, तो वहां पे क्या कॉमन हो गया, वहां पे ये कॉमन हो गया, इसलिए ये चीज मैंने इस तरह से लिखी। एंड नाउ we can understand that no, it is not just x that is common, but we have root 3x common। और जब root 3x common है तो बचता क्या है हमारे पास, 3x में से root 3x बचता है, और यहाँ से root 2 बचता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि root 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। अब root 6 में से अगर root 2 निकाल दूँ, root 3x बचता है, 2 में से root 2 निकाल दिया तो root 2 बचता है, और माइनस लिया था इसलिए माइनस अंदर। एंड नाउ वी कैन इजीली सी द ब्रैकेट्स आर सेम, क्योंकि ब्रैकेट्स को सेम करना ही मेन मकसद होता है। फाइन, सो वी गेट रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और अगर देखो तो दोनों ब्रैकेट्स आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एनीवेज उन्होंने रूट्स मांगे थे, यहाँ पे इक्वल टू जीरो साथ चलेगा, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ फैक्टराइज नहीं करना बट उसको सॉल्व करना है। तो ईच ऑफ द फैक्टर विल बी इक्वेटेड विद जीरो, and we will solve, तो x equals to root 2 over root 3, x equals root 2 over root 3, so therefore the two roots are root 2 over root 3 and root 2 over root 3। ये क्वेश्चन अपने में पूरा एक क्वेश्चन ही 2 नंबर का होता है, लेकिन कई बारी पेपर जब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो तो यही क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। फाइन, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नहीं उठाने वाली, आई एम गोइंग टू पिक द थर्ड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म के अंदर रूट है, एंड द फोर्थ क्वेश्चन बिकॉज उसके अंदर एक फ्रैक्शन नजर आ रही है हमें। फाइन, तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पार्ट आई मेंट, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक, अब यहाँ पे भी हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, रूट टू इंटू फाइव रूट टू, दैट इज 5 इंटू टू विच इज 10, और 10 कैसे मिलता है, 5x प्लस 2x, सो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। देखो मैं यहाँ पे बोल तो 5x प्लस 2x रही थी, लेकिन लिखते लिखते मैंने उसको चेंज कर दिया, 2x और 5x, 2x पहले लिख दिया, 5x बाद में लिख दिया। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने 2x को पहले लिखा, बिकॉज यहाँ पे जब मैं फैक्टराइज करूंगी ना,
इसके अंदर मुझे √2 कॉमन इजीली मिल रहा है, और यहाँ जब फैक्टराइज करूंगी 5 कॉमन ही नजर आ रहा है। फाइन, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। ओके, अब √2x कॉमन निकला, सो आई एम लेफ्ट विद x प्लस √2, और यहाँ पे 5 कॉमन निकला, तो फिर x प्लस √2, क्वेश्चन खत्म होने पे आ गया, और इक्वल टू 0 साथ चलेगा, इसको लिखना मैं भूल जाती हूँ। सो एक फैक्टर मिल गया √2x प्लस 5, और एक फैक्टर मिल गया x प्लस √2। सो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -5/√2 एंड x की वैल्यू आ गई -√2। तो ये रहा हमारा रूट्स वाला क्वेश्चन। ओके, अब मुझे करना है फोर्थ पार्ट, विच इज 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स 0। राइट, अब यहाँ पे देखो, एक भी टर्म अगर हमारे पास फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर कह लो, फ्रैक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, पूरा एलसीएम लेना है एंड वी हैव टू ऑपरेट आफ्टर दैट जस्ट नॉर्मली, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एलसीएम लेंगे, पूरा होल ओवर 8 हो गया, दैट मेक्स इट 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक, अब ये वाला जो 8 है ना, ये तो 0 के पास चला गया, फिनिश्ड, उड़ गया ये। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची जिसको हमें फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे अगर मुझे नजर आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी a माइनस बी होल स्क्वायर, बिकॉज 4x का होल स्क्वायर है ये, 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो आई गेट 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4। बेटा लास्ट में ना दो रूट्स, चाहे वो आइडेंटिकल हो चाहे वो डिफरेंट हो, जरूर उनको सेपरेटली कैटेगोरिकली लिखना, इट इज इंपॉर्टेंट, इट एक्ट्स एज द कंक्लूजन। चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, लेकिन उसको ढंग से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। फाइन, तो ये थे हमारे एक बेसिक से क्वेश्चन जहां पे हमने उसको सॉल्व किया। अच्छा, मैं पहले स्टार्टिंग में कह रही थी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन तक इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज व्हाई दे हैड मेंशनड ओवर हियर quadratic equations by factorization, but otherwise question will only say solve for x या factorize whatever, but method नहीं mentioned होता। Now moving on with the next question, और ये current NCERT का ही है। The question says the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. एक right triangle की बात हो रही है, सो पहले उसको बना लेते हैं। ओके, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन द बेस। तो अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेट द बेस बी x, सो देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इज x माइनस 7, क्योंकि हमें कहा गया 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो उससे 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज 13, साइड्स निकालनी है, सो यहाँ पे 13, ये x माइनस 7। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी तुम्हारे सामने आए, दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, विच इज पाइथागोरस। ओके, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। Using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says hypotenuse square is equals to altitude square plus base square. So we have 13 square x minus 7 whole square plus x square. यहाँ पे मिला 169, यहाँ पे a minus b whole square की आइडेंटिटी लगेगी, which gives me x square minus 14x plus 49 plus x square. तो ये 2x square हो गया, माइनस 14x प्लस 49, और लेफ्ट में जो 169 था उसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, एंड इट बिकम्स माइनस 169 ओवर हियर। तो अब हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रहा है 2x² माइनस 14x माइनस 120, माइनस 169
प्लस 49 इज -120, और यहाँ पे मुझे 2 एज अ कॉमन फैक्टर दिख रहा है. सो आई एम गोइंग टू टेक इट आउट. दैट लीव्स मी विद एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. जब भी कुछ कॉमन फैक्टर मिले उसको जरूर बाहर निकाल दो. ऐसा नहीं है कि वो आपके आंसर से फ्लक्चुएट करेगा, आंसर डिफरेंट आ जाएगा. नो, आंसर इज गोइंग टू बी सेम अगर सारे स्टेप्स ठीक हैं, बट इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर कैलकुलेशन, क्योंकि नंबर्स बड़े हो जाएंगे, और नंबर्स बड़े हो जाएंगे उनके फैक्टर्स बनाने में, या फिर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा रहे हो वो सब करने में टाइम लगता है, दिमाग ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन बढ़ती है, एंड इवेंचुअली टाइम वेस्ट होता है. तो उस चीज़ से बचने के लिए ये छोटा सा स्टेप जहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, इट्स वेरी ईजियर. ओके, अब ये जो 2 निकाला वो तो जीरो के पास कुर्बान हो गया, तो जीरो इक्वल्स, सर ये जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. यहाँ पे इस स्टेप के बाद इफ यू वांट यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यू कैन डू स्प्लिटिंग. मैं जनरली बहुत ज़्यादा पर्सनली मेरी प्रेफरेंस हमेशा स्प्लिटिंग पे रहती है, बट सिंस आई एम टीचिंग ओवर हेयर आई विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया. तो इक्वेशन हमारी थी जीरो इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. This is A, which is 1, B is minus 7, C is minus 60. तो applying quadratic formula, which is minus B plus minus B square minus 4AC whole over 2A. Okay, अब यहाँ पे चीज़ें अप्लाई करेंगे. So what do we get? We will substitute everything. So माइनस बाहर और -7, b की वैल्यू -7 है, तो जो यहाँ पे माइनस है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा बाहर, लेकिन b की जगह पे हमने अपना -7 डाल दिया. राइट, अब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -60 होल ओवर 2 इंटू 1. नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व. तो हमें मिल गया 7 प्लस माइनस 49 प्लस 240 ओवर 2, एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 प्लस माइनस 289 होल ओवर 2. अब स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17, तो 7 प्लस माइनस 17 ओवर 2. अब ये दो आंसर्स देगा, एक देगा 7 प्लस 17 बाई 2, एक देगा 7 माइनस 17 बाई 2. So this becomes it becomes 24 by 2, which is 12. It becomes minus 10 by 2, which is minus 5. देखो, अगर हम सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और उसमें वैल्यू ऑफ x मांग रहे हैं, दोनों वैल्यूज चलती हैं, लेकिन इन दिस क्वेश्चन our x was the dimension of a particular shape, and any dimension of any kind of a shape in the world can never be negative. तो यहाँ पे -5 नहीं चलेगा, उसको हमें रिजेक्ट करना है. ओके, और रिजेक्शन के टाइम पे यू हैव टू मेंशन क्लियरली. क्वेश्चन ये सिर्फ 3 नंबर का है, लेकिन हमें हर चीज क्लियर लिखनी है. वो क्लैरिटी अगर आपके आंसर में प्रेजेंटेशन में नहीं होगी, यू विल नॉट गेट कंप्लीट मार्क्स, डिस्पाइट कि आपके पूरा क्वेश्चन ठीक भी है, आंसर वैल्यू ठीक है, सारे स्टेप्स आपने किए, लेकिन चीज़ों को अगर ढंग से प्रेजेंट नहीं किया, मार्क्स नहीं मिलेंगे. यार ये सीधी सी बात है, जब एक टीचर पढ़ा रही है, अगर वो ढंग से क्लियरली नहीं समझाएगा या समझाएगी, चीज़ नहीं समझ आएगी. राइट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप कहीं और भागोगे. इसी तरह से जब आप भी एक एग्जामिनर को अपना आंसर दे रहे हो, आप भी तो उसको समझा ही रहे हो, और जब आपका आंसर क्लियरली नहीं समझ आएगा एग्जामिनर को, तो मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे. ये चीज़ याद रखना प्लीज. ठीक, अब हमने वैल्यूज निकाल दी. नाउ वी नीड टू रिजेक्ट. सिंस the dimension of a shape can't be negative, so therefore base is 12 सेंटीमीटर. 12 आया था आंसर. राइट, उन्होंने क्वेश्चन में मांगा क्या था, फाइंड द अदर 2 साइड्स. हमें बेस भी निकालना है, हमें ऑल्टीट्यूड भी निकालना है, एंड ऑल्टीट्यूड is equals to, this is equals to x, and now x minus 7 is 12 minus 7, which is 5 centimeter.
तो ये आ गया हमारा पूरा क्वेश्चन। हमने एक्स क्या लिया था, स्टार्ट उससे किया, एक्स क्या आया, एंड उस पे किया। वी डिड ईच एंड एवरी स्टेप विद द अटमोस्ट क्लैरिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ये पहला सेंटेंस ही मुझे पहाड़ जैसा लगता है इस क्वेश्चन में। इतना लंबा सेंटेंस खींचा हुआ है कि अगर उसको ब्रेक कर देते कुछ ना बिगड़ता इनका, लेकिन इतना लंबा सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं पहले, ये लो। ओके, अब क्वेश्चन फिर से रीड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करेंगे। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13। अब डायमीटर 13 है, ये हमारा डायमीटर है विच इज 13। ठीक, पोल कहाँ पे इरेक्ट करना है, बाउंड्री में। कैसे, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, सपोज करो ये मेरा पोल है पी, ठीक, such that the differences of its distances from the two diametrically opposite gates, एक गेट यहाँ पे है, एक गेट यहाँ पे है। तो जब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना, दैट इज 7 मीटर्स। ये क्वेश्चन इतना टेढ़ा है समझने में, बट करने में बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है। अब क्या है, बेसिकली क्लास 9th का सर्कल्स क्लास 10th में अप्लाई हो जाता है, एंड दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ दोज एप्लीकेशंस। क्योंकि क्लास 9th के सर्कल्स चैप्टर में एक थ्योरम था दैट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है कि 13 इज द डायमीटर, दैट मीन्स जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेट मी मार्क दैट ए एंड बी। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए पी बी, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको थ्योरम को लिखना पड़ेगा। ओके, ए बी इज द डायमीटर, so therefore triangle APB is right angled at P because angle in a semicircle is a right angle। ठीक, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उन्होंने कहा AP माइनस PB इज 7, तो ये x ले लिया, ये मैंने y ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल 7, ये उन्होंने हमें दिया है, और हाइपोटेन्यूज 13 दिया है। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, मतलब क्या ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली फिजिबल है, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अगर ये पॉसिबल है तो जो हमारा डिफरेंस है गेट से कितना होना चाहिए, हमें वो फाइंड करना है। फाइन, अब राइट ट्रायंगल है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था राइट ट्रायंगल आए घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम की, एंड दैट इज व्हाट वी विल अप्लाई ओवर हियर आल्सो। तो अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर, फिर से 13 आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी 13 था। और यहां से इस स्टेटमेंट से आपके पास क्या मिलता है बेटा, देखो एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्वाड्रेटिक से रिलेटेड वीडियोस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे सिंगल वेरिएबल आपकी इक्वेशन बने चाहे दो वेरिएबल बने, दो वेरिएबल अगर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है ना कि आपको यूज करने हैं, प्लीज यूज करो, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं मार्क्स काटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेधड़क यूज करो। अगर वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है वो इवेंचुअली अपने आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर वो लीनियर का हुआ वो लीनियर रहेगा। ऐसा नहीं होता कि हमने दो वेरिएबल्स ले लिए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, या हमने एक वेरिएबल लिया तो वो लीनियर नहीं हो सकता। इफ द क्वेश्चन डिमांड्स टू वेरिएबल्स, प्लीज यूज दैट, वो कहीं पे आपको परेशान नहीं करेगा, रादर इट विल गिव यू पीस, आपको ईज ऑफ डूइंग द वर्क देगा। ओके, अब यहाँ पे पहले इक्वेशन हमने ली x माइनस वाई इक्वल्स 7, इसका मतलब x इक्वल्स 7 प्लस वाई हो गया। फाइन, ये चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी।
सो मुझे मिलेगा 7 + y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 169. 13 का स्क्वायर आ गया 169. एंड नाउ आई विल एक्सपैंड 7 + y होल स्क्वायर. सो दैट गिव्स मी 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 169. अब मुझे इलेबोरेट करना है इन द सेंस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है एंड वैल्यू निकालनी है. जो हमने बेस क्रिएट करना था क्वेश्चन का वो सब हो गया. ओके, सो दैट गिव्स मी 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स 0. बिल्कुल पिछले जैसे ही क्वेश्चन फॉर्म हो रही है. So we get 2y square plus 14y minus 120 equal 0. फिर 2 कॉमन आ गया, y square plus 7y minus 60 equals to 0. I am left with y square plus 7y minus 60 equals 0. 60 के फैक्टर्स होते हैं 12 and 5. So y square plus 12y minus 5y minus 60 equals 0. पहले में y कॉमन आया, y plus 12 बचता है. फिर -5 कॉमन आया, y plus 12 बचता है. एंड हेंस आई गॉट माई टू फैक्टर्स y -5 एंड y plus 12. ये फैक्टर्स आ गए. देखो सिमिलर इक्वेशन थी पिछले वाले में, सिमिलर इक्वेशन आई यहाँ पे. पिछले क्वेश्चन में मैंने किया क्वाड्रेटिक, यहाँ मैंने किया स्प्लिटिंग. एंड इफ यू कंपेयर, स्प्लिटिंग टेक्स लेस एफर्ट, लेस टाइम, लेस स्पेस. स्पेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम और एफर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो प्लीज़ उसको कंजूसियत से यूज़ करो. ओके, तो अब यहाँ पे y -5 इक्वल्स टू 0, y plus 12 इक्वल्स टू 0. y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई -12. अब यहाँ पे y -12 अगेन अ डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये चीज़ रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्शन कैसे करना है वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा. तो अब y is equals to 5. क्वेश्चन में मांगा क्या था? इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स द पोल शुड बी इरेक्टेड. तो बेसिकली मुझे x भी निकालना है, y भी निकालना है. ओके, तो y में y मेरा आया 5. देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या था? 7 + y. तो x इक्वल्स 7 + 5 एंड x इक्वल्स 12. सो देयरफॉर पोल्स नहीं, pole is to be erected at a distance of 5 meter and 12 meter from the gates. ये हुआ conclusion. Okay, now moving on with the next question. वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम पे नई एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बचा. सो वट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट आई हैव कवर्ड इट. एंड नाउ दिस इज आई थिंक इकलौता क्वेश्चन, हाँ दिस इज इकलौता क्वेश्चन दैट आई हैड पिक्ड फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ रूट्स. सो लेट्स क्विकली डू इट. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट. डी निकालना है और फिर नेचर डिस्कस करनी है. अब वी हैव अगेन अ फ्रैक्शन ओवर हियर. तो अभी जैसे पीछे सिखाया एलसीएम लेंगे एंड सॉल्व करेंगे. तो एलसीएम लेके मुझे मिलता है 9x² - 6x + 1 होल ओवर 3 इक्वल 0. अब जो नीचे वाला 3 है वो 0 के पास चला गया, लिविंग अस विद 9x² - 6x + 1. ये क्या है? इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x - 1. कैसे? 3x होल स्क्वायर -2 इंटू 3x into 1 plus 1 square, and that gives me 3x minus 1 whole square equals 0. अब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/. इतनी आदत पड़ गई है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन देख के, उसको मैंने पूरा फैक्टराइज कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, जो कि क्वेश्चन में तो मांगा भी नहीं था. क्वेश्चन में कह रहे थे डिस्क्रिमिनेंट. ओके, तो यहीं पे हमारी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब मुझे यहाँ से d निकालना है. d इक्वल्स b² - 4ac. b क्या है? -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1. दिस इज 36 एंड इट कम्स अप टू बी
जीरो, अंडा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है मतलब रूट्स आर सेम। सिंस d equals to 0, therefore roots are real and equal। ये चीज आपको लिखनी है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल लिखते, लेस देन जीरो होता रूट्स आर अनरियल लिखते। वट एवर इट इज यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स उठाई हैं, फैक्टराइजेशन वाले सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं उठाए, बिकॉज दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन पीवाईक्यू। तो हम पीवाईक्यू में वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद इट। Now starting with the next question, that is actually the first question from the older NCERT. Question कहता है, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। दो सब्जेक्ट्स में उसके टोटल मार्क्स 30 हैं। Had she got 2 more marks in maths and 3 less in English, the product of her marks would have been 210। Find her marks in the two subjects। अब दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। I will start this question with two variables, क्योंकि टू वेरिएबल्स लेके ना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है। मुझे तो ऐसे ही मिलता है एंड आई एक्सप्लेन इट लाइक दैट, क्योंकि बच्चों को उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथ्स, मुझसे पूरा मैथमेटिक्स में लिखा जाता, मैथ्स इज एक्स एंड इंग्लिश इज वाई। ओके, अब कह रहे हैं कि सम, जो टोटल सम है दोनों सब्जेक्ट्स का, दैट इज 30। तो x प्लस वाई 30 हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मतलब x प्लस 2 एंड 3 लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैथ्स और इंग्लिश को, द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट बिकम्स 30 माइनस वाई। वाई की निकालो, x की निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वन ऑफ देम। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दैट गिव्स मी 30 माइनस वाई प्लस 2, वाई माइनस 3 इक्वल्स 210। सो सिंप्लीफाई करेंगे पहली ब्रैकेट को, 32 माइनस वाई, वाई माइनस 3 इक्वल्स 210। अब क्या करना है, क्वेश्चन का जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम खत्म। नाउ वी जस्ट हैव टू रिड्यूस इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सो एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स, 32y माइनस 32 इंटू 3 वुड बी 96 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स 210। अब इस स्टेप में मेरा वाई स्क्वायर नेगेटिव है। वाई स्क्वायर जब आपको नेगेटिव मिले, सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, जो भी दूसरी साइड है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब दूसरी साइड ले जाओ, ताकि आपका वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा कहती है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाट वी नीड, राइट। सो अब यहाँ पे हम 0 इक्वल्स 210 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 96 माइनस 32y, बहुत ही उल्टा शुल्टा मैंने कोई टर्म कब उठाई, चलो डजेंट मैटर। सो यहाँ पे मिलेगा मुझे वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 32y माइनस 35y हो गया, फिर 210 प्लस 96 एंड दैट बिकम्स 200, नहीं, दैट बिकम्स 603, 306। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नाउ वी नीड टू सॉल्व 306 एंड 35। ओके, जस्ट अ मोमेंट। 306 अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, 3 से तो हो रहा है 102, ये फिर भी 3 से हो रहा है, एंड दैट गिव्स मी 3 एंड 4, ये 2 एंड 17, बीच में था 35। अब यहाँ पे 9 इंटू 2 इज 18 एंड वी गॉट द फैक्टर्स। देखो ये क्या बनता है 18, ये क्या बनता है 17, 18 प्लस 17 इज 35 एंड वी सॉ दैट 18 इंटू 17 इज 306। तो बस हमें फैक्टर्स मिल गए। तो अब सॉरी x नहीं था, वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306 इक्वल्स 0, ये था माइनस एंड प्लस।
इस तरह से अगर बड़ा नंबर आए, स्प्लिटिंग हम इस तरह से करते हैं। ओके, पहले ग्रुप में से y कॉमन आया, y-18, यहाँ पे -17 एंड y-18। कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, स्प्लिटिंग की है हमने अभी के अभी, हमें नजर आ रहा है वो 18 है, तो जब हम 17 कॉमन ले रहे हैं, 306 को 17 से डिवाइड करोगे तो 18 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करके दूसरी ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो। ओके, अब फैक्टर्स क्या बन गए, y-17 एंड y-18 इक्वल 0। तो y की वैल्यू आ गई 17 एंड 18। ये क्या है, अब y की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। y क्या था, मार्क्स इन इंग्लिश। एक ही तरह के मार्क्स होंगे, इस चीज को देखो, when y is 17, that is marks in English, तो इसका मतलब x becomes 18 marks in maths, और when y is 18 x becomes 17। आपको दोनों केसेस को इलैबोरेट करके दिखाना पड़ेगा। ये चीज होती है यार, देखो उन्होंने क्या कहा, सम 35 है, सम 35 पहला 18 हो दूसरा 17 हो तब भी सम 35, पहला 17 हो दूसरा 18 हो तब भी सम 35, एंड प्रोडक्ट भी वैसे ही रहेगा, इट विल ऑल्सो नॉट मैटर, इट विल ऑल्सो नॉट डिफर, वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों सिनेरियोज को एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the areas of two squares is 468. If the difference of their perimeters is 24, find the sides of two squares. मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता, बट कुछ दिनों पहले आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट एंड आई सॉ दैट चिल्ड्रन वर स्टम्बलिंग, मतलब अटक गए क्वेश्चन करते हुए, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू डिस्कस सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, ऑल्दो स्क्वायर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई विल मेक एंड एक्सप्लेन। दो स्क्वायर्स है, इसकी साइड हमने ले ली x, इसकी साइड हमने ले ली y। एरिया क्या हुआ, इसका x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4x एंड 4y। ठीक, ये तो हमारी सारी चीजें हो गई, यहाँ पे साइड हो गई, फिर एरिया, फिर पेरीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is 468. Then the difference of their perimeters is 24. 4x minus 4y is 24. डिफरेंस का है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो 4y माइनस 4x लो, 4x माइनस 4y लो, डजेंट मैटर। अब सेकेंड इक्वेशन में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 उधर जाके डिवाइड करेगा एंड आई एम लेफ्ट विद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। x मिल गया 6 प्लस y, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 468। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 468, दो वाई स्क्वायर है, प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स 0, ये आया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 12y और हमें सब्ट्रैक्ट करना था 36, सो वी हैव 432 minus 432 equals 0. 2 is a common factor. Y square plus 6y minus 216 equals 0. And we get y square plus 6y minus 216 equals 0. ये हुआ। अब मुझे स्प्लिट करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, वट एवर, बट करना तो है। 216 का मतलब होता है 36 इंटू 6, राइट, बेसिकली 6 क्यूब होता है।
2 into 3 whole cube, that is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. 4 into 3 is 12, 9 into 2 18, and I got the answer 12 and 18, क्योंकि 12 माइनस 18 6 देता है, मतलब 18 माइनस 12 6 देता है, तो मिला वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स 0. y कॉमन आया, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आया, y प्लस 18. ओके, तो फैक्टर्स बन गए y माइनस 12 एंड y प्लस 18. दैट मीन्स y की दो वैल्यूज आ गई 12 एंड 18. अब सॉरी, नॉट 18 बट माइनस 18. अब यहाँ पे साइड क्या थी, मतलब y क्या है, y इज अ डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब y कांट बी नेगेटिव. सो देयरफॉर साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 12, अदर स्क्वायर क्या था रिलेशन, x equals to 6 plus y. 6 plus y, that is 6 plus 12, which is 18. यूनिट भी लगानी है एंड दैट इज मीटर. तो ये हुआ क्वेश्चन खत्म. यहाँ पे मैंने रिजेक्शन का रीजन नहीं लिखा, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाया था हाउ टू रिजेक्ट. एंड विच एवर क्वेश्चन कम्स इन योर पेपर एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू विच डजंट सूट द सिनेरियो, रिजेक्ट करने लगे. रिजेक्शन क्लियर साफ सुथरे शब्दों में होना चाहिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद एग्जाम्पल. तो ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने दो क्वेश्चंस उठाए थे यहाँ पे, बाकी हमें पीवाईक्यूज में मिलेंगे. ओके, अब एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, ये वाला एंड इसका नेक्स्ट. आई थिंक आई हैव पिक ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर, क्योंकि बाकी चीजें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. At present, Asha's age in years is 2 more than the square of her daughter Nisha's age. ये क्वेश्चन ना बोर्ड्स में नहीं आया, मैंने नहीं देखा, बट प्री बोर्ड्स में जब टीचर्स को डिफिकल्ट पेपर सेट करना होता है, और जनरली मैंने बहुत सारे प्री बोर्ड्स बहुत चैलेंजिंग नहीं देखे, स्पेशली जिन स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं ना, दूसरा प्री बोर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. ओके, तो प्री बोर्ड में जब पेपर डिफिकल्ट सेट करना हो, ये क्वेश्चन हॉट फेवरेट है स्कूल टीचर्स का. At present, Asha's age is 2 more than the square of her daughter's age. At present. When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present ages of both. दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, लेकिन रिलेशन बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है. ओके, तो अब इसको फिर से रीड करेंगे, लेकिन साथ साथ चीज़ों को लिखेंगे. सो लेट्स बिगिन. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन इन डिटेल, साथ में हम उसको समझेंगे भी. देखो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज की बात हो रही है. प्रेजेंटली आशा की एज कितनी है, 2 मोर दैन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा. हमें निकालना है प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड निशा. तो पहले तो उसको ले लेते हैं हम. लेट प्रेजेंट एज ऑफ आशा is x and Nisha is y. अब जो पहला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे. एट प्रेजेंट आशा इज 2 मोर दैन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज. तो x इक्वल्स 2 मोर दैन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज. तो पहली सिचुएशन ये हो गई, मतलब आशा की जो प्रेजेंट एज है ना, इट इज 2 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज. देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना वो ये नहीं कह रहे हैं कि 5 years hence, 5 years before, 10 years hence और फलाना, बट वो कह रहे हैं व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज. मतलब आज से कितने साल बाद, ये चीज़ उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताई, बट हमें यहाँ पे इस चीज़ को निकालना है. एंड दिस इज द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. इनफैक्ट यही एक पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है. कितने साल बाद, जब निशा जो है अपनी मदर की एज के बराबर हो जाएगी. टाइम इन years क्या है बेटा, देखो अभी निशा की एज y है. अब उसमें जब वो कह रहे हैं निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अभी उसकी x है, उसकी y है. फाइन, डिफरेंस कितना आएगा, x माइनस वाई होगा ना, x माइनस वाई. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई एम 40 राइट नाउ,
and my mother is 70, and when I grows to my mother's age, तो जब मैं 70 की हो जाऊंगी कितने साल, 30 साल बाद, कैसे आया, my mother's age माइनस my age, तो 70 माइनस 40 दैट इज 30। तो यही चीज यहाँ पे करी है हमने, मदर की एज माइनस निशा, आशा की एज माइनस निशाज एज, तो x माइनस वाई इतने ईयर्स, टाइम इन ईयर्स कितना है, x माइनस वाई, और x क्या है हमारे पास 2 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया एज, एज नहीं टाइम हमारे पास इतना आ गया 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। उसके बाद कहते हैं when Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times. Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. मतलब इतने सालों बाद आशा की एज क्या हो जाएगी, आशा की एज हो जाएगी 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा माइनस 1। और आशा कितनी बड़ी होगी, देखो हम 30 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी वो तो एग्जाम्पल था, हम 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, आशा की प्रेजेंट एज में वो ईयर्स ऐड करने हैं, तभी तो आशा की वो फ्यूचर एज निकलेगी। तो ये है उसकी प्रेजेंट एज, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, दोनों ऐड हुए, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10 times the present age of Nisha minus 1, which is 10y minus 1. Asha की present age plus the number of years is Asha's future age on the left. राइट साइड पे भी वो ये कह रहे हैं कि जब निशा अपनी मदर के बराबर हो जाएगी तो आशा कितनी, आशा की एज क्या होगी, आशा की फ्यूचर एज होगी 1 year less 10 times the present age of निशा, and this is what we have equated. अब चीज़ों को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वी विल हैव 2y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 लेफ्ट से मिला, माइनस 10y प्लस 1 राइट से लेफ्ट में आ गया, इट गिव्स मी 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स 0। वी नीड टू फैक्टराइज इट, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10 के फैक्टर्स आ रहे हैं 10 एंड 1 11 देने के लिए, सो दैट गिव्स मी 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स 0। फैक्टर्स आ गए y माइनस 5 एंड y माइनस 2, y की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड 2। ठीक, अब 2y माइनस 1 आ रहा था, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये आ रहा था यहाँ पे 2y माइनस 1 इक्वल्स 0, तो y की दो वैल्यूज आई 5 एंड हाफ, 5 years या फिर आधा साल। अब दोनों केसेस को हम एक्सप्लोर करेंगे, देखो y इज इक्वल्स टू 5 और y क्या है, y इज निशा दैट इज डॉटर, और y इज इक्वल्स टू हाफ, ये भी निशा ही है, आधा साल मतलब 6 महीने, क्वाइट पॉसिबल, लेट्स सी इफ वी गेट अ प्रॉपर आंसर फॉर आशा और नॉट। अब y इज इक्वल्स टू 5 है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, प्रेजेंट एज आशा क्या है 2 प्लस वाई स्क्वायर, सो 2 प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 27 इज आशा। अगर निशा 5 years की है तो आशा 27 years की है। अब 2 प्लस हाफ स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 1/4 which is actually 2 years and 3 months. This is not possible, right? So this scenario is not possible, क्योंकि देखो बच्चे की एज हो सकती है 6 महीने, बट मदर कांट बी 2 years and 3 months, right? So therefore this is the answer that Nisha is currently 5 years old and Asha is 27 years old. अब जब देखो उसके दूसरी सिचुएशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई है वो ठीक है कि नहीं, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पसेस, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है क्वेश्चन में, कहीं पे अगर पेपर में आ जाए, कह रहे हैं कि जब निशा आशा के बराबर हो जाएगी, मतलब कितने साल बाद, 22 साल बाद, 22 साल बाद आशा कितनी हो जाएगी, आशा वुड बी 49 एंड 22 साल बाद, अब वो कह रहे हैं दैट इज 10 टाइम्स माइनस 1 विच इज करेक्ट, 10 टाइम्स 5 माइनस 1 एंड दिस इज 49, तो ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला इट इज करेक्ट, परफेक्ट एंड वी हैव डन एवरीथिंग, डिटेल में समझ के उसको इजीली सॉल्व किया, राइट? नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन of exemplar. At t minutes
past 2 p.m. The time needed by the minutes hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t. देखो 2 बजे हैं, 2 बजे के बाद टी मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. एट टी मिनट्स पास 2 p.m. द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 p.m. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, 2 से 3 के बीच की बात कर रहे हैं, राइट. 2 बजे के बाद टी मिनट्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं. और कितने मिनट्स बचे, मिनट्स जो बचे हैं दैट इज टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3. ओके, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 में से टी तो ऑलरेडी चले गए. ये देखो, ये है हमारा 2 o'clock, ये है हमारा 3 o'clock. सपोज करो यहाँ पे है हमारे टी मिनट्स, तो इतना टाइम तो ऑलरेडी चला गया, राइट. 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं. घंटों की बात हो रही है, मिनट्स की बात नहीं हो रही. 5 मिनट नहीं है ये. ओके, तो अब यहाँ पे ये टी मिनट्स ऑलरेडी चले गए. 60 में से कितना टाइम बचता है, 60 माइनस टी बचता है ना. 60 मिनट टोटल थे, उसमें से टी चले गए, तो 60 माइनस टी मिनट्स बचे. 60 माइनस टी एंड व्हाट इज दैट इक्वल्स टू, वो कह रहे हैं जो टाइम बचता है 3 बजने में दैट इज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस दैन टी स्क्वायर बाय 4. तो टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3. बहुत प्यारी सी इक्वेशन आती है इसकी, 60 माइनस टी इक्वल्स टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3. लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन अगर पहले नहीं किया हो ना, ये वाला या पिछला आशा निशा वाला, ये क्वेश्चन दोनों तंग करते हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की. ओके, अब सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. टी स्क्वायर माइनस 12 ओवर 4. प्लीज़ इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे भसड़ करते हैं बच्चे, ये 4 को सीधा लेफ्ट में ले जाते हैं. नहीं, पहले 4 को 3 से भी तो एलसीएम लोगे. जब तक हमारा कॉमन डिनोमिनेटर ना हो एक साइड पे, यू कैन नॉट टेक द डिनोमिनेटर टू द अदर साइड. ओके, तो अब 4 से मल्टीप्लाई किया, 240 माइनस 4t इक्वल्स टी स्क्वायर माइनस 12. ये आ गया. अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t माइनस 240 इक्वल्स 0. नाउ टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इक्वल 0. आई हैव गॉट 252 ओवर हियर. 252 का मतलब 2 से हम करें, आई गेट 1 2 6, फिर 2 63 and 3 that is 21, 3 and 7. हमें चाहिए 4. 4 और 3 12, 12 और 21 no. We have 9, 4, 9 and 2 18, 18 and 14. So we get t square plus 18t minus 14t minus 252 equals 0. So the factors are t plus 18 and t minus 14. तो वैल्यू क्या आ गई t की, माइनस 18 एंड 14. अगेन टाइम की बात हो रही है, टाइम नेगेटिव नहीं होता. तो हमारे पास कितना t निकालना था ना, तो इसलिए मुझे कुछ यहाँ पे t को एक्सप्लेन नहीं करना था. आई डिड नॉट यूज एनी लेट t बी दिस और लेट एनीथिंग, कुछ नहीं. t हमें गिवन था तो उसको यूज किया. नाउ t कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव, you need to explain that while rejection. तो t comes out to be 14 minutes, मतलब 14 minutes past 2 p.m. ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद PYQs एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स and then travels at a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. दो डिस्टेंस दिए अलग अलग, ठीक, और एक एवरेज स्पीड है. इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द होल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन अभी के सैम्पल पेपर का पार्ट है एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन NCERT एग्जाम्पलर. जो क्वेश्चन जहाँ पे ओवरलैप हुए हैं मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिखी है, राइट. लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे स्पीड मांगी है, लेट द एवरेज स्पीड बी x, बस यही लिखना है. उसके बाद हम ATQ दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करेंगे. फाइन, मतलब इक्वेशन फॉर्म कर देंगे. तो अब क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स, टाइम टोटल 3 hours है,
मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, टाइम के टर्म्स में हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें दो अलग अलग टाइम्स को टुगेदर ऐड करके इट इज इक्वल्स टू 3, वो कह रहे हैं टोटल इट इज टेकिंग 3 आवर्स, तो वही चीज हम करेंगे। पहला डिस्टेंस है 63 किलोमीटर्स और स्पीड है हमारी x। फिर उसके बाद है 72 किलोमीटर्स और स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड x प्लस 6 एंड टोटल टाइम 3 आवर्स। बस ये चीज करनी थी हमें। 63 अपॉन एक्स, 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स 3। अब सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम लेंगे 63। ओके, एलसीएम लेने से पहले ना इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज नजर आ रही है, 63 72 3, यहाँ पे ये 63 है, 72 है, ये 3 है, एंड दे ऑल हैव गॉट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। मैं उस चीज को बाहर निकाल रही हूँ। यहाँ पे बचता है 21 बाई एक्स, यहाँ पे बचता है 24 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल्स 3। ये कैंसिल हुआ, दैट लीव्स मी विद 21 बाई एक्स प्लस 24 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल्स 1। मुझे पता है अभी भी एक 3 कॉमन है, बेसिकली 9 कॉमन था, बट आई टुक आउट 3 क्योंकि राइट साइड पे 3 था। जितने नंबर्स छोटे कर लो कैलकुलेशंस उतनी ईजी होती हैं, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई डू। तो अब एलसीएम लूंगी मैं, 21 इंटू एक्स प्लस 6, 24 इंटू एक्स क्रिस क्रॉस हुआ ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स 1। ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए मुझे मिलता है 21x प्लस 126 प्लस 24x, और जो नीचे डिनोमिनेटर था ना x इंटू एक्स प्लस 6, वो राइट साइड पे चला जाएगा, गिविंग मी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है। अब इक्वेशन, सो वी हैव भूल रही मैं इसको, 126 and 24 21, that is 45. So 0 equals x square plus 6x minus 45x, ये क्या हो गया इसको, I'll rewrite, x square plus 6x minus 45x minus 126। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126, ये हो गया राइट। सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, यहाँ पे हमें मिलता है 39 और 126। 126 के फैक्टर्स अगर हम करें, 63 3 21 3 and 7, हमें चाहिए 39, तो वी हैव 14 and 9, नो, 9 2 18 and 7, नो, 21 and 6, no, 63 6 and 7 42 42 and 3, and we got x square minus 42x प्लस 3x माइनस 126। अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस मेरा नेगेटिव था, तो हमने 42 माइनस किया और 3 ऐड किया, एंड फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 42 और 3 कॉमन आया, एंड दैट ऑल्सो लीव्स मी विद x माइनस 42। सो देयरफॉर द टू फैक्टर्स आर x प्लस 3 एंड x माइनस 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई -3, एक आ गई 42। अब x क्या था, स्पीड थी। स्पीड कांट बी नेगेटिव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले स्पीड नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव होती है राइट। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, एंड देयरफॉर स्पीड इज 42 किलोमीटर्स पर आवर, दैट्स ऑल। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पुरानी शायद एनसीईआरटी का ही था राइट। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 52, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। आई हैव डन सिमिलर क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लड्डू है, ये मार्च के अभी पेपर में आया था,
exist in old NCERT. सब चीजें मेंशन की हैं, लेकिन since I have done a similar question, I am leaving this question on to you guys. Solve करो, values different हैं तो solve करो और answer comments में दो, right? Let's see who gives me the first correct answer. Moving on with the next question. Again a 5 marker. ये A लिखा है तो ये 100% it is same, अभी मार्च का ही है ये. ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? The time taken by a person to travel an upward distance of 150 was 2.5 hours, more than the time in the downward return journey. If we return at a speed of 10 kilometers per hour more than the speed while going up, find the speeds in each direction. अब यहाँ पे हमें स्पीड्स निकालनी है. Okay, so now the time taken by a person to travel an upward distance of 150 किलोमीटर. डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड है यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हमने स्पीड का किया उसमें हमारा डिस्टेंस वेरी कर रहा था, बट यहाँ पे डिस्टेंस इज सेम. टाइम कह रहा है कि टाइम इज 2.5 hours मोर दैन द टाइम टेकन. अब टाइम का डिफरेंस है, अभी भी हमारी जो इक्वेशन बनेगी ना वो टाइम के अकॉर्डिंग बनेगी. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट टाइम्स जिनका सबट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 घंटे मिल रहा है. नाउ इफ यू रिटर्न एट अ स्पीड, तो यार चीज वही लगेगी अभी भी. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. लेट if you return at 10 kilometer more than the speed while going up, तो speed, let the speed while going up equals x. तो while coming down would be 10 plus 10, सॉरी x plus 10. ऊपर जा रहे हैं स्पीड कम होती है, नीचे आने पे स्पीड ज़्यादा होती है, राइट? तो वही कह रहे हैं कि इफ यू रिटर्न एट अ 10 किलोमीटर आवर, इफ यू रिटर्न एट 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, तो अप की स्पीड x है तो आने की स्पीड x plus 10. अब 80 क्यूब 150 ओवर x plus 150 over x plus 10, sorry it is not plus but minus. टाइम टेकन बाय एन पर्सन अपवर्ड, राइट? सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, नीचे आने में कम टाइम लगता है, एंड द डिफरेंस इज 2.5 hours. अब 2.5 hours इस तरह से लिखो, 5/2 लिखो. मिनट्स में नहीं करना कन्वर्ट, ओके, आवर्स में छोड़ना है. अब फिर से 150 में से 5 उधर है राइट साइड पे, तो 150 में से 5 कॉमन ले लूँ. दैट लीव्स मी विद 30 over x minus 30 over x plus 10 इक्वल्स 5 over 2. 5 उठ गया. एलसीएम लेंगे, 30x plus 10 minus 30x over x into x plus 10 equals 1/2. अब simplify and cross multiply. So that gives me 30x plus 300 minus 30x over x square plus 10x इक्वल्स हाफ. नीचे हमारे पास x plus 10 इंटू एक्स था तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया. अब ये 30x फिनिश हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 600 x स्क्वायर प्लस 10x उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई स्टेप में. 0 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600. नाउ 600 के फैक्टर्स, दैट गिव्स मी 10. 6 into 100, 2 into 3 into 2 into 2 into 5 into 5. Okay, that is 12 into 50 होता है वैसे, but 6 into 2 नहीं, 4 into 3, 4 into 5 20 and 16 नहीं, 30, 20 and 30. So we have x square plus 30x minus 20x minus 600. So the factors we get is x plus 30 and x minus 20. ठीक, अब 0 था तो x की वैल्यू क्या आ गई? -30 and 20. अगेन नेगेटिव स्पीड नहीं चलेगी, तो स्पीड while going up equals 20 kilometers per hour
राइटिंग कितनी गंदी है अभी मेरी, एंड वाइल कमिंग डाउन इट इज 30 kmph। ओके, ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन। 5 मार्कर्स हैं एंड गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, तभी मैं कहती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्यारा चैप्टर है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। ओके, अब दिस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स करते करते ना मोनोटनी हो जाती है, और ये वाला क्वेश्चन एक ब्रेक थ्रू है, जबकि है ये भी 5 नंबर का, छोटा नहीं होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। छोटी सी इक्वेशन है वैसे 5 नंबर के लिए। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d is supposed to be 0। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स, देखो अब k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। के की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस 4। उन्होंने कहा था वैल्यूज, जब भी जनरली वो इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में डाल के एस लिख देते हैं, इसका यही मतलब होता है कि दो वैल्यूज आएंगी। तो प्लीज इस हिंट को समझना, और दो वैल्यूज आएंगी। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, बच्चे स्पीड में, फ्लो में, पैनिक में के इज इक्वल्स टू 4 लिख के खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को, यू विल लूज मार्क्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है यार, दो वैल्यूज लिखनी है, सिर्फ प्लस माइनस डालना है, इतना फर्क है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इट इज अ लंबावना। एक गंदी सी इक्वेशन है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस फाइंड द रूट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी में भी एग्जिस्ट करते थे सॉल्व करने के लिए, जो मैंने नहीं कॉपी किए बिकॉज आई कॉपीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द PYQs। तो लेट्स सॉल्व। इसके बाद हाँ ये वाला क्वेश्चन है, एंड दैट्स ऑल, दो क्वेश्चंस एंड वी आर डन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ। सो वी हैव x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इक्वल्स टू 10/3। बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि मैम ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 3 एंड x माइनस 5। अगर एक भी डिनोमिनेटर आपका 3 के मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, तो पहला डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब नॉट डिफाइंड, या फिर x 5 हो गया तो दूसरा डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब दूसरी फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए दे हैव रिटन एज अ डिस्क्लेमर, इट इज नथिंग बट अ डिस्क्लेमर, कि x 3 और 5 की वैल्यू नहीं ले सकता, बाकी कुछ भी कर दो दुनिया में। ओके, बट हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप इस चीज को ना इग्नोर कर सकते हो जो साइड पे लिखा होता है। फाइन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 4 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। बट दिस क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट डूइंग इट केयरफुली। कंसेप्चुअली क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट पेशेंस चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। तो लेट्स बिगिन। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स 10/3। एक्सपैंड कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इंटू 3, बिकॉज ये जो 3 है यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सिंप्लीफाई करूंगी, ब्रैकेट्स ओपन करूंगी। मैंने देखो ये वाले जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे थोड़े से छोटे किए हैं। मैं बच्चे जनरली क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 और फिर 7x पे आएंगे। मैंने डायरेक्टली लिखा है। अगर हो सके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और ये स्टेप बच जाएगा, और उस रिडंडेंट स्टेप के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, लेकिन जो स्टेप्स हम इग्नोर कर सकते हैं, किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती और उस चीज़ को हम इग्नोर करें, एफर्ट बचता है, टाइम बचता है, इतना कुछ लिखना है यार। ठीक, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। माइनस 2 है, माइनस 5 ऐड करोगे माइनस 7 मिलेगा, दैट इज योर मिडिल टर्म, और जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10 मिलेगा। यहाँ पे भी वही है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, मिडिल टर्म में x आता है इसलिए x जुड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट में प्लस 12,
एंड सिमिलरली ओवर हियर -3 -5 -8x प्रोडक्ट हो गया 15. प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन दिस मैनर. ओके, नहीं होता कोई बात नहीं, आप अपने मेथड से करो, दैट इज फाइन. अब 3 अभी मैं बाहर छोड़ रही हूँ, पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लें. 2x² - 14x + 22. 10 यहाँ पे खोल दिया, 10x² - 80x + 150. अब 6x² - 42x + 66. 10x² - 80x + 150. अब सारी चीजें एक तरफ जाएंगी. राइट साइड पे मेरे पास 10x² है, लेफ्ट साइड पे 6x² है, तो मैं लेफ्ट से उठा के राइट में लेके जा रही हूँ. ओके, यहीं पे कर दूंगी ये स्टेप. 0 = 10x² - 6x² -80x हमारे पास था, प्लस 42x हो जाएगा, प्लस 150 हमारे पास था, 66 माइनस हो जाएगा. तो अब हमें क्या मिलेगा, 4x², 80 - 42, 38 - 38, और 150 - 66. 150 - 60 इज 90. 90 में से और 6 चले गए, 84, तो प्लस 84. अब 4 कॉमन फैक्टर नहीं है बट 2 है, तो उसको रिड्यूस करके आई गेट 2x² - 19x + 42. अब 2 × 42 करना है, तो 2 × 42 मतलब 6 × 7, 12 और 7, वी गेट 2x² - 12x - 7x + 42. बहुत अच्छे इजीली फैक्टर्स बन गए. x - 6 - 7 आया, x - 6, 2x - 7, x - 6, एंड x की वैल्यू आ गई 7/2 एंड 6. यहाँ पे कोई वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ रिजेक्ट नहीं होगा. द रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक फ्रैक्शनल जनरल क्वेश्चन था, कोई सिनेरियो नहीं था, तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे चलेगी. ओके, वी आर डन विद दिस लॉन्ग 5 मार्कर क्वेश्चन. यहाँ पे हमें कुछ नहीं एक्सप्लेन करना. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, दैट्स ऑल. ठीक, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड ये क्वेश्चन भी 5 मार्कर है. क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज दिस थिंग हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. ऑल्सो फाइंड द रूट्स सो ऑब्टेन्ड. मतलब पहले हमें p की वैल्यू निकालनी, पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स की बात करनी है, p की वैल्यू निकालनी है, फिर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके रूट्स निकालने. यहां हमें नजर आ रहा है इट इज गोइंग टू बी अ वर्क. सबसे पहले इक्वेशन एज इट इज कॉपी डाउन करते हैं. Okay, for roots to be real and equal, what we have is b square minus 4ac equals to 0. सब्स्टिट्यूट करेंगे चीजें, माइनस p + 1 होल स्क्वायर. ये मेरा b स्क्वायर है, माइनस वहां पे था इसलिए माइनस मैंने कॉपी किया. -4 × p + 4 × 1 = 0. अब -p + 1 होल स्क्वायर करना है, तो जो माइनस है वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी p + 1 का होल स्क्वायर बनेगा. तो दैट गिव्स मी p² + 1 + 2p -4p -16 = 0. ये अपने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई. तो p² - 2p -15 = 0. बहुत लड्डू जैसे फैक्टर्स हैं. p - 5 एंड p + 3 = 0. तो p की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड -3. ठीक, उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, हमने कर दी. अब दो वैल्यूज आई हैं, रूट्स निकालने हैं, तो हम दोनों वैल्यूज को बारी बारी सब्स्टिट्यूट करना है. लंबा क्वेश्चन मैंने पहले कहा था. व्हेन p = 5 पॉजिटिव था ना. तो अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है. 5 + 4 9x², 5 + 1 is 6, ये बना 9x². अगर आप इसको देखो, ये क्या है, 3x होल स्क्वायर -2 × 3x
into 1 plus 1 equals 0 and that becomes 3x minus 1 whole square equals to 0. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 1/3 एंड 1/3. दो वैल्यूज लिखना जरूरी है, ये मैंने स्टार्ट में भी बोला था, राइट. ये हुआ फर्स्ट केस when p equals -3. अब -3 plus 4 is 1x square. फिर -3 plus 1 is -2. तो ये बन गया +2x plus 1 equals 0. ये तो वैसे ही नजर आ रहा है x plus 1 whole square equals to 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 and -1. So therefore roots are 1/3, 1/3, -1, -1 and we got 4 roots. देखो उन्होंने क्या कहा था? For roots to be real and equal. अब देखो रियल दोनों केसेस में है, इक्वल दोनों केसेस में है. इसका मतलब हमारा जो आंसर्स हैं बिल्कुल सही हैं. एंड वी आर डन विद द वन शॉट ऑफ कोडेड इक्वेशंस. हर चीज को डिटेल में किया, हर चीज हमने क्लैरिटी से करी, कंसेप्ट समझा. पहले एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यूज किए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस किए, सब कुछ कर डाला. वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर टू स्कोर कंप्लीट 7 marks. So guys, we are done. If you have any doubts, any clarity required further, do drop in the comments and happy learning.